तो BWS के इस असाइनमेंट सर्किट में जो हमें कन्वर्ट काम जो करना है वो असल में काम करना है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है वो इनपुट वोल्टेज है, वो 220 जो भी हमारे पास आम घरों में आ रहा है। उसके बाद लगा हुआ है एक ट्रांसफार्मर, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, स्टेप डाउन का काम कर रहा है। ये आपने डिटेल में पढ़ा है सेकेंड ईयर में। कैसे कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल में, स्टेप डाउन का प्रोसेस हो रहा है। 30 वोल्टेज 28 वोल्टेज में हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। फिर यहाँ पे जो है ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 4 डायोड का मैश होता है, 4 डायोड का ये मैश होता है। इसके ज़रिए हम, इसके बजाय हमने ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करा है। इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में। ये ट्रांसफार्मर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, इसकी जगह हमने ये यूज़ कर लिया। इसके 2 सेंटर वाले इनपुट है जो AC के हैं, उसके बाद जो हमें जो गिवन दे रहे हैं वो DC दे रहे हैं सप्लाई। अब जो इसमें जो प्रोसेस होता है कि हमारे पास इनपुट में आ रही होती है एक वेव्स आ रही होती है जिसकी 2 पोलैरिटी हो रही होती, चेंज हो रही होती बार बार। साइनोसाइडल वेव होती है करंट की, वोल्टेज की, जो आपने पढ़ा होगा जब क्या पढ़ा था आपने, जनरेटर जब पढ़ा था। इसमें जो हमारे पास EMF थी, ईटा जो था वो था E0 साइन ओमेगा टी। ये जो साइन था तो ये साइनोसाइडल वेव थी। साइनोसाइडल वेव थी मतलब अपने पोलैरिटी चेंज कर रही थी, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। ये डायोड में से जा रही थी। अब डायोड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये डायोड का सिंबल है, ये जो होता है ये P टाइप होता है और ये होता है N टाइप होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डायोड में ये होता है P टाइप, मतलब P मतलब पॉजिटिव के लिए होल। जब इलेक्ट्रॉन्स की जो वैकेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है थोड़ी एनर्जी गेन करके, तो अपनी वैकेंसी छोड़ देता है जिसे हम होल से जानते हैं। तो P टाइप के वही होते हैं जब हम इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब एक्सट्रिंसिक बनाते हैं डोपिंग के प्रोसेस के ज़रिए, तो हमारे पास एक डायोड बन जाता है जो बीच में, इन डायोड के बीच में PN जंक्शन जिसे बोलते हैं, इस या PN जंक्शन के बीच में पहले जो हो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ से नेगेटिव से वो पॉजिटिव में चले जाते हैं होल में कन्वर्ट कर, उसके बाद नहीं हो जा पा रहे होते, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आगे के जो पॉजिटिव होल्स हैं वो इसको रिपेल करेंगे, तो ये इसको ना यहाँ ना ये यहाँ पर जाने देते हैं, ना नेगेटिव वाले इसको आगे जाने देते हैं क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहे होते हैं। तो दोनों की रिपल्जन जो हो रही होती है उसकी वजह से यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। 2 तरह की यहाँ पे बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है, जब हमारे पास पॉजिटिव मतलब P टाइप और N टाइप जो होते हैं, तो P टाइप हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और N टाइप हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो डिप्लेशन लेयर यहाँ पे ये डिक्रीज होती है और ये टूट जाती है और फिर करंट फ्लो करना शुरू करता है। ये जो होती है हमारे पास, ये होती है फॉरवर्ड बायसिंग जिसमें करंट फ्लो करता है। इसी तरीके से रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, हमारे पर बैटरी के टर्मिनल बस उलट जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, पॉजिटिव P टाइप के साथ नेगेटिव और N टाइप के साथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये इधर इंटरेक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्शन हो जाती है, तो पॉजिटिव और इधर आ रहे होते हैं और नेगेटिव मतलब N टाइप और इधर आ रहे होते हैं, तो डिप्लेशन लेयर और इंक्रीज हो जाती है तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा होता है जब हमारे पास साइनोसॉइडल वेव आती है, 2 पोलैरिटी होती हैं, जब पॉजिटिव आती है तो यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाता है, तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर इस तरह के फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है कि डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे करंट ये लेयर जो होती है वो आगे जाने देती है, तो हाफ साइकिल मिल जाती है। इस तरह की साइकिल होती है, पहली साइकिल हमें मिल गई। ये तब होता है जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है। ये हमारे पास एक ही डायोड लगा होता है जो पॉजिटिव दे देता है, नेगेटिव को ब्रेक कर देता है, तो नेगेटिव नहीं जा पाती, फिर पॉजिटिव को दे देता है और नेगेटिव को ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। यहाँ फुल वेव में क्या हो रहा था, हमारे पास पहले पॉजिटिव से मिल जाती है इस डायोड से, फिर नेगेटिव दूसरे डायोड से मिल जाते, तो हमारे पास एक पॉजिटिव पॉजिटिव की हमारे पास डायोड हो जाती है। हाँ, लेकिन ये जो है इसमें रिपेल्स हैं, मतलब यूं यूं करके बना हुआ है, हमें एक चाहिए कि स्मूथ लाइन मिल जाए हमें वोल्ट। तो हम इस प्रोसेस को देखने के लिए आगे हम इस ब्रिज रेक्टिफायर की जगह
मतलब ये 4 डायोड जो होते हैं इसकी जगह हम बस ऐसे ही ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर लेते हैं। इसमें भी 4 होती हैं, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। सेंटर वाली 2 एसी मतलब इनपुट होती हैं, एसी करंट ले रही होती हैं, और बाद में डीसी छोड़ रही होती हैं यहाँ से अपने आउटपुट में। फिर इसके बाद हमारे पास आती है LM317। LM317 आईसी जो है, इसकी 3 पिन्स होती हैं, एक इनपुट, एडजस्ट और आउटपुट। ये काम करती है, ये होती है वोल्टेज रेगुलेटर, जो वोल्टेज को हमारे डिजायर वैल्यू तक कन्वर्ट कर देती है। क्या करते हैं इसमें हम देखें, वोल्ट इसके दरमियान जो है, ये पूरी इसकी डायग्राम जो है, इसके साथ 2 रजिस्टर लगे होते हैं आउटपुट और एडजस्ट के दरमियान। ये हमारे पास होता है फिक्स रजिस्टर, इसको अगर हम R1 बोल दें। ये हमारे पास R2 हो गया जो है वेरिएबल रजिस्टर, R2 हो गया हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। इन दो के दरमियान, आउटपुट और एडजस्ट के दरमियान एक वोल्टेज क्रिएट होता है, ये होता है रेफरेंस वोल्टेज, RA। रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ से जो आउटपुट से जो करंट आ रहा होता है, आई रेफरेंस मतलब रेफरेंस करंट। एडजस्ट से जो करंट आ रहा होता है वो होता है आई एडजस्ट मतलब करंट एडजस्टेबल करंट। इन दो के दरमियान ये रेफरेंस वोल्टेज क्रिएट हो जाता है R1। जो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ये शायद मेरे ख्याल में थोड़ा डिटेल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारे पास होता है V1, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V2। R1 और V2 को हम लिख सकते हैं IR। यहाँ पे देखें, करंट आ रहा है आई रेफरेंस R1 पे, फिर ये जा रहा है यहाँ पे आई रेफरेंस। तो R1 क्या हो गया, V1 क्या हो गया, आई रेफरेंस और R1, तो ये आई रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय R1। फिर V2 क्या होगा, देखें यहाँ से आई एडजस्ट भी आ रहा है और आई रेफरेंस भी आ रहा है, तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं कि आई रेफरेंस प्लस आई एडजस्ट मल्टीप्लाई बाय R2। फिर इसमें से आई कॉमन ले लेते हैं हम, आई रेफरेंस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, आई रेफरेंस क्या बच गया, R1 प्लस R2 डिवाइड नहीं होगी। फिर इसके बाद हमारे पास है आई एडजस्ट मल्टीप्लाई बाय R2। आई रेफरेंस क्या चीज़ है, आई रेफरेंस यहाँ रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट है, मतलब इस पाथ से, इस ब्रांच से जा रहा है आई रेफरेंस करंट। तो आई रेफरेंस करंट किस में दरमियान मूव कर रहा है, इस वोल्टेज डिफरेंस के अक्रॉस, वी रेफरेंस मतलब रेफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस मूव कर रहा है। तो आई को हम ओम्स लॉ की मदद से लिख सकते हैं V अपॉन R। तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्टेज रेफरेंस और डिवाइड में रेजिस्टेंस R1। इसको मैं आगे लिख देता हूँ कि हमारे पास हो जाएगा V रेफरेंस डिवाइड में R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई प्लस आई एडजस्ट R2। आई एडजस्ट और R2 ये क्या चीज़ है, आई एडजस्ट और R2 मतलब ये करंट है जो एडजस्ट से जा रहा है। इसकी वैल्यू LM317 में बहुत मामूली होती है, मतलब जो आई एडजस्ट होता है इसकी तकरीबन वैल्यू होती है तकरीबन 100 माइक्रो एम्पेयर के दरमियान। 100 माइक्रो एम्पेयर कितना होगा, 0.00031 एम्पेयर, इतना करंट होता है। ये बहुत मामूली करंट होता है, जब हम इसको R2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बहुत मामूली वैल्यू बन जाती है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसकी बात करते हैं, जब R1 इधर चले आएगा तो V रेफरेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस R2 अपॉन R1। V रेफरेंस की वैल्यू LM31 में होती है 1.25 और 1 प्लस R2 अपॉन R1, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये बता रहा था कि वोल्टेज वेरिएबल होता है, वोल्टेज को चेंज करता है इस फॉर्मूले से। अगर डिटेल आपको समझनी हो तो बता दीजिएगा मुझे, आप और भी ज़्यादा देख सकते हैं इसके डेटा शीट वगैरह में। इसका फॉर्मूला ये है वी वोल्टेज का, वी रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। बस ये क्या काम करता है, सिंपल ये काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है। उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस, वो रखा हुआ है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में थोड़ा सा चेक करते हैं पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है। पोटेंशियोमीटर सिंपली कुछ नहीं होता, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, 1 2 3। यहाँ पे एक इसके रेगुलेटर लगा होता है, एक पिन होती है जिसको हम मूव कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर होता है, करंट कंडक्टर, जो हमारे पास
एक मिनट। बेटा हमारे पे डिवाइस होती है, ये जो होता है हमारे पे एक कंडक्टर होता है, यहाँ पे एक हमारे पे पिन लगी होती है, ये 3 पिन होती हैं 1 2 3। अब यहाँ से हमारे पास एक करंट आ रहा होता है, जैसे हम दे रहे होते हैं 1 2। अगर हमने जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज़ करा है 5 किलो ओम का यूज़ करा है टोटल, 1 2 और 2 3 इनके दरमियान होता है। जब यहाँ पे हम इसको करंट देते हैं तो यहाँ से चले जाता है, जैसे हमने इधर कनेक्ट कर दी दो हमारे पास सप्लाई, इधर हमने वोल्टेज कर दिया। अब यहाँ से करंट आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इस पिन को हमने इधर से कनेक्ट किया हुआ, तो इधर जा रहा है और फिर इधर से करंट यूँ जाके यूँ जा रहा है। ये हमारे पे क्लोज पाथ बन रहा है। यहाँ से करंट आ रहा है, इधर से जा रहा है और फिर यूँ चले जाएगा। अब ऐसी इस पिन को हम इधर की जगह, मतलब इस करंट को जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हमारे पास इतना एरिया कवर करना पड़ा है, जिसमें इसको जाहिर सी बात है इस कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, इसलिए वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम इस पिन को इधर कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो करंट जो यहाँ से जा रहा है वो सिर्फ इतने पाथ को कवर कर रहा है, तो हमें खाली इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है 1 और 2 की। इस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टर काम करता है इस प्रिंसिपल के थ्रू। वेरिएबल रेजिस्टर हमारे पास क्या करता है, बस रेजिस्टेंस कन्वर्ट करता है। अच्छा, हम यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करें कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और ये डायोड, और ये डायोड। डायोड क्या काम कर रहा है, पहले देख लें कैपेसिटर क्या काम कर रहा है। जो यहाँ पे हमने 25 के बाद हमारे पास जो करंट मिला, पहले हमारे पास करंट आ रहा था ये 220 वोल्टेज का, फिर उसके बाद करंट हमारे पास हो गया 28 वोल्टेज का, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन के बाद क्या हो गया, हमारे पास करंट ऐसे हो गया। उसके बाद जब हमने वोल्टेज एडजस्ट करा तो इसको हमने अपने डिज़ायर वैल्यू तक एडजस्ट कर लिया और कम कर दिया। रियो स्टेट से हम एडजस्ट करके इसको कम ज़्यादा अभी भी कर सकते हैं। इधर वेरिएबल रजिस्टर लगाने का मकसद ही ये है कि हम इसको और चेंज कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे कैपेसिटर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी, देखें ये रिपेल क्रिएट हो गया, इसको मैं ज़्यादा बड़ा करके बनाऊँ तो ये जो है यहाँ पे कम हो रहा है, कम ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ पे रिपल्स हैं, थोड़ी बहुत हैं अभी भी, पहले कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर लगाने के बाद, लेकिन ये कम हो गई। क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हुआ, लेकिन फिर जब डिस्चार्ज होगा तो जो अपने अंदर उसने करंट स्टोर किया हुआ है वो उसको दे देगा। तो हमारे पास यहाँ पे करंट कैपेसिटर चार्ज हुआ था, फिर उसने यहाँ पे स्टोर जो करा था करंट वो अपना दे देगा और फिर यूँ चला जाएगा। इसी तरीके से फिर ये करेगा, चार्ज होगा, फिर अपना स्टोर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज कर देगा। तो इस तरीके से रिपेल बन जाती है। यहाँ पे हम एक बड़ा हाई कैपेसिटर लगा देते हैं, लेकिन हमने दो छोटे छोटे लगाए क्या कि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, तो हमारे पास कैपेसिटर इंक्रीज हो जाए। दो पैरेलल में लगाने का ये मकसद है। वैसे यहाँ पे हमारे पास एक पोलर है और एक बायपोलर है। पोलर में ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड होती हैं अलग अलग, कैथोड और एनोड होती हैं, और बायपोलर में ये हमारे पास कोई भी आप उल्टा सीधा लगा दें दोनों चल जाते हैं, मतलब दोनों पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता बायपोलर। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर लगाने का ये मकसद है। अच्छा, अब डायोड लगाने की क्या बात है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर, बस ये जो काम कर रहा है कि स्मूथ कर रहा है इस लाइन को। लास्ट में हमारे पास जो मिलेगी वो एक स्मूथ लाइन ही मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास दो और कैपेसिटर लगाए, पहले लगाए तो और थोड़ा लूज हो गया, फिर बाद में लगाए तो एकदम स्मूथ लाइन हो गई। यहाँ डायोड लगाने का क्या मकसद है ये मैं बता रहा था। यहाँ डायोड लगाने का ये मकसद है, हमारे पास कैपेसिटर तो चार्ज हो गए, लेकिन कैपेसिटर में से जो करंट था वो निकल गया था, लेकिन जब कैपेसिटर में से रिवर्स करंट ना निकल पाए, जो कैपेसिटर में करंट चार्ज हो रिस्टोर हो चुके थे वो दोबारा रिवर्स ना चले हैं, तो डायोड इसलिए लगाए गए। मैंने आपको इसमें बताया था पी टाइप एन टाइप में, ज़्यादा डिटेल यही बताई कि जब रिवर्स बायसिंग हो जाती है तो करंट फ्लो नहीं कर पाता, उसको एक डिप्लेशन लेयर मिल जाती है, यही काम करते हैं। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ पे डायोड का यूज़ किया है सिंपली। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा हम इसको रेगुलेटर से यूज़ कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज़ें बताने का यही मकसद है कि यहाँ पे जो R2 था वो वेरिएबल था, हम R2 को चेंज करते रहेंगे, ये वेरिएबल है और ये फिक्स है। हम R2 को चेंज कर देते हैं, हमारी डिज़ायर वोल्टेज चेंज हो जाता रहेगा। इसलिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में एक वैल्यू दी गई है कि इससे इसके दरमियान हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियोमीटर जो यूज़ किया है यहाँ पे 5K का यूज़ करा है, 5.1K या मतलब 5K का यूज़ करा है, 5000 किलो ओम का, 5000 किलो ओम नहीं 5 किलो ओम का। तो यही बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो सिंपल सबसे पहले करंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, फिर हमने उसको स्टेप डाउन करके छोटा कर दिया, फिर रेक्टिफिकेशन हुई तो ये वेव्स एक ही
पोलैरिटी की हो गई डीसी करंट में कन्वर्ट हो। लेकिन यहाँ पे रिपेल्स बननी थी, तो कैपेसिटर यूज़ किए गए कि रिपेल्स को कम से कम किया जा सके। फिर ये LM3170 का यूज़ इसलिए किया कि वेरिएबल वोल्टेज हमें मिल जाए अपनी डिज़ायर वैल्यू के मुताबिक। हम ये पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेजिस्टर को कम ज़्यादा करें, ये इक्वेशन मैंने निकाल के इसलिए गया कि इसको चेंज करने की वजह से हमें वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें भी चेंजिंग आती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये कैपेसिटर लगाए गए हैं ताकि इस रिपेल्स जो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब पहले बहुत ज़्यादा थी फिर कम हो गई, इसको और कम करने के लिए कैपेसिटर और लगाए गए हैं यहाँ पे। और ट्रांजिस्टर इसलिए लगाए डायोड इसलिए लगाया गया है कि कैपेसिटर रिवर्स डिस्चार्ज ना हो जाए, मतलब अपने करंट फ्लो को आउटपुट में तो दें लेकिन वापस ना चले जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन की जाहिर सी बात है, दो रास्ते होते हैं, दो पाथ होते हैं, तो ये आगे चले जाएं रिवर्स ना चले जाएं, इसलिए मतलब ये जहाँ चले जाएं वापस ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे डायोड का यूज़ किया गया है, कैपेसिटर रिवर्स डिस्चार्ज ना होता है। सिंपली